टॉपिक चल रहा था अदिश और सदिश क्षेत्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, विद्युत चुंबकीय के अंदर यूनिट फर्स्ट में जो चैप्टर चल रहा था अदिश एवं सदिश राशियों व क्षेत्र, उसी के अंदर हम आगे बढ़ाते हैं उस चैप्टर को। और आज पढ़ेंगे सदिशों का समाकलन, इंटीग्रल ऑफ वेक्टर्स। तो कोई भी सदिश यहाँ पे हम कैपिटल आर, यदि कोई सदिश है और वो यू का फलन है, R1 उसको हम इस घटकों के रूप में लिखें। x दिशा में यानी घटक है यदि R1 है, y दिशा में R2 है और z दिशा में R3 मान है, तो R1 R2 R3 भी u के फलन होंगे। और हम i कैप, j कैप और k कैप x दिशा, y दिशा और z दिशा में जो एकांक सदिश है उसके रूप में, घटकों के रूप में इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये एक सदिश हो गया कैपिटल R, जो किसी एक मानी चर, सिंगल वेरिएबल u का फलन है, जहाँ R1 R2 तथा R3 किसी दिए गए अंतराल में सतत माने जाते हैं, है ना। कोई भी आपके पास जैसे ग्राफ है तो एक इंटरवल ले लिया ये आपने, यदि dx अगर ये u दिशा में ले रहे हैं तो यहाँ पे ये du हो जाएगा, उस दिशा में यहाँ पे लंब डालें तो ये बीच में कहीं कट नहीं होना चाहिए। ये कर्व यानी ग्राफ यदि कंटिन्यूस है, सतत है, और यदि वो ब्रेक हो गया इस तरह से तो बीच के अंदर जो ब्रेक हो जाएगा तो उसको हम सतत नहीं कहेंगे, वो असतत कहेंगे। तो यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि वो r जो है u का फलन है और किसी भी अंतराल में वो सतत पाया गया है, ठीक है। सतत यानी कंटिन्यूस है। तो हम इसका जो समाकलन है r का u के साथ, ru du ये लिखा हुआ है, उसको r का मान यदि आप रख देंगे यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस R3 आई कैप जे कैप के कैप जो गुणांक थे उस रूप में लिखेंगे यहाँ पे। तो आई कैप को बाहर ले लेंगे, जे कैप को और जे कैप, तो समाकलन के यहाँ पे जो रूप है उसमें भी हमारे पास तीन पद हो जाएंगे। ये आई कैप का साथ R1 का u के साथ समाकलन हो गया, ये R2 का u के साथ, और ये R3 का u के साथ। तो जो समीकरण एक है वो RU का अनिश्चित समाकलन कहते हैं, इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। और यदि कोई S कैपिटल जो कि सदिश है और वो भी u का फलन है, इस प्रकार है कि RU इजिकल टू, अगर अवकल रूप में ये संबंध रखता हो, R का S के साथ यदि ये संबंध है तो, है ना, वो अवकलन हो गया u के साथ। तो RU DU जो समाकलन था उसमें R की जगह आप इसको रख देंगे तो ये DU कट जाएगा और ये हमारे पास इस तरह से क्या बचेगा, इंटीग्रल SU DU बच जाएगा और उसका समाकलन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम समाकलन नियतांक कहते हैं, और वो C पर अनाश्रित एक स्वच्छ अचर सदिश कहलाएगा। तो ये सब आपने स्कूल लेवल पे और गणित में भी पढ़ा है, समाकलन और अवकलन, उसका यहाँ पे उपयोग फिजिक्स के अंदर सदिश राशियों का जो समाकलन है वो कैसे करेंगे उसको समझने के लिए यहाँ पे ये कह रहा है, यदि समाकलन आप एक निश्चित अंतराल में करें u इजिकल टू a तथा u इजिकल टू b के मध्य हों, तो उपरोक्त समीकरण 2 को हम यहाँ पे जो समाकलन वाला जो इंटीग्रेशन है वहाँ पे लिमिट, नीचे ये लोअर लिमिट हो जाएगी और ऊपर अपर लिमिट हो जाएगी, यानी a से b तक उसका समाकलन को आप इस तरह से लिखेंगे, r का u के साथ प्रारंभिक बिंदु a से b तक के समाकलन को इस तरह से, ये लेफ्ट हैंड में बता दिया। और r का मान जब आपने यहाँ पे रख दिया और फिर इसका समाकलन किया तो ये SU प्लस b आ गया। तो यहाँ पे समाकलन के बाद, है ना, ये नीचे a और ये b, ये a लिख दिया, ये b लिख दिया, ये भी आप जानते हैं ये लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट होती है, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट का मान रखते हैं इसके, फिर माइनस करके लोअर लिमिट का मान रखते हैं। तो समीकरण 3 में आप यहाँ पे एस यू की जगह क्या रखेंगे, पहले अपर लिमिट b लिखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लिखेंगे, और साथ में c भी आएगा, लेकिन एक में वो प्लस c होगा और दूसरे में माइनस c होगा, इसलिए वो कट गया, इसलिए यहाँ पे ये c को हमने गायब कर दिया। और ये जो एस बी माइनस एस ए है इसका एक निश्चित समाकलन कर लिया, है ना, निश्चित समाकलन। और ऊपर देखा आपने डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या अंतर है। डेफिनेट के अंदर तो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर अंतिम, यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु आपको पता है, ए से शुरू होकर बी तक किया। इनडेफिनेट में आपको प्रारंभिक और अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होते हैं, तो उसको इनडेफिनेट या अनिश्चित समाकलन कहते हैं। तो दोनों में भी अंतर आपने पढ़ रखा होगा वैसे, फिर भी
भूल गए हों तो यहाँ पे फिजिक्स में भी जो गणित में होता है वही निश्चित और अनिश्चित समाकलन को यहाँ पे सदिश राशि के लिए हम किस रूप में काम में लेंगे वो समझाया गया है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर जो एग्जाम में आता है कि रेखा समाकलन क्या है, लाइन इंटीग्रल क्या है। माना कि यहाँ पे हमारे पास हम जो अब सदिश ले रहे हैं वो स्मॉल आर ले रहे हैं, विस्थापन सदिश है और यो यू का है ना, किस पर निर्भर करता है, यू पर निर्भर करता है। तो एक्स दिशा में जो घटक होगा वो भी यू का फलन होगा, वाई दिशा में और जेड दिशा में। तो इसको घटकों के रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के। अब यहाँ पे इस बिंदु दो लेते हैं अपन, P1 तथा P2, ठीक है, जो किसी वक्र C पर है। तो क्या लिख रहा है ये, बिंदुओं P1 तथा P2 को जोड़ने वाले किसी वक्र C को परिभाषित करते हैं जहां आर यू एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश है तथा V का मान बिंदु P1 व P2 पर क्रमशः, यानी U का मान, V नहीं है ये U है प्रिंट यहाँ पे, U का P1 पर मान कितना हो गया, U1 हो गया, और P2 पर कितना हो गया, U2 हो गया। ठीक है, तो यदि A कोई सदिश राशि है और वो एक्स वाई जेड का फलन होगी, परिभाषा में हम पढ़ चुके हैं। सदिश क्षेत्र किसे कहते हैं, ऐसी भौतिक राशि या ऐसी सदिश राशि जो उसके स्थिति निर्देशांकों का फलन हो। स्थिति निर्देशांक यहाँ क्या हो गए, एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड पर निर्भर करने वाला अगर हमारे पास क्षेत्र है तो वो क्षेत्र उसका सदिश क्षेत्र कहलाता है। घटकों के रूप में इसको लिखेंगे, A1 A2 A3 इसके घटक हों तो इसको हम लिखेंगे A1 आई के प्लस A2 जे के प्लस A3 के केप लिखेंगे। ये एक परिभाषा होगी सदिश ए के लिए, स्थिति का सदिश क्षेत्र। और सी के अनुदिश यदि सतत है तो सी के अनुदिश ए के स्पर्श रेखीय घटक को भी हम यानी रेखा समाकलन को इस तरह से लिखेंगे। ऊपर हमारे पास हमने सिंपल डी यू लिखा था, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा क्योंकि रेखा समाकलन प्रारंभिक बिंदु आपको पता है P1 से शुरू करना है, P2 तक करना है, और सदिश A का इस विस्थापन सदिश DR के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो किसी भी सदिश क्षेत्र A का रेखा समाकलन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक इस तरह से समाकलन लिखकर उसका जिसके साथ है ना स्थिति सदिश के साथ जो रेखा समाकलन वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी भी सदिश क्षेत्र ए का रेखा समाकलन क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक उसके विस्थापन सदिश के साथ अदिश गुणनफल के समाकलन के बराबर होगा। तो समीकरण ये ऊपर लिख रखी है, P1 से P2 तक उसको समाकलन कर दिया A डॉट डी आर को, तो वो इस सदिश क्षेत्र ए का रेखा समाकलन कहलाता है और इसे हम लाइन इंटीग्रल कहते हैं। कार्तीय घटकों के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। हमें पता है ए का मान घटकों के रूप में क्या है, A1 आई के प्लस A2 जे के प्लस A3 के। इसी तरह से डी आर जो इधर लिखा था वो है घटकों के रूप में dx आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के के। अब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो देखेंगे तो हम आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह से जे डॉट जे और के डॉट के साथ इनके जो गुणक हैं वही बचेंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो 3 पद बचेंगे आई केप के साथ, तो A1 dx हो गया, फिर जे डॉट जे यानी A2 dy हो गया और के डॉट के A3 dz। तो ये 3 पद आ जाएंगे और इस तरह से हम इसको जो P1 से P2 के तो जो वक्र है, कर्व है, रेखा है, उसको हम C से लिखें तो यहाँ पे P1 P2 घटाकर C लिख सकते हैं और इसको रेखा समाकलन को इस तरह से आप लिख सकते हो। तो यदि जो सदिश है A C के अनुदिश गतिमान कण पर लगने वाले बल को बताएगा, आपने पढ़ा F डॉट डी आर, बल इंटू विस्थापन होता है, तो किया गया कार्य लेफ्ट हैंड साइड में आता है। तो ये लाइन इंटीग्रल यहाँ बताना चाह रहा है कि यदि A जो स्थिति सदिश का फलन है वो यहाँ पर यदि बल के बराबर हो तो ये किए गए कार्य को बताएगा। तो रेखा समाकलन बल द्वारा किए गए कार्य को व्यक्त करता है। तो एक तरह से जो आपने पढ़ा है उसी की एप्लीकेशन यहाँ पे एक तरह से इसको समझाना चाह रहा है। ये यहाँ पे अगर F होता, A क्या होता, बल होता, तो F डॉट डी आर हो जाता। तो ये किए गए कार्य को बताता है।
ठीक है। तो किसी भी सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, पहली बात क्या हो गई, एक अदिश राशि प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? अदिश राशि प्राप्त होती है। और यदि C एक सरल बंद वक्र है, यानी प्रारंभिक बिंदु से शुरू हुआ, यहाँ पे अपन P1 से लेके P2 तक चला, तो वो तो क्या हो गया, एक वक्र हो गया। लेकिन वो P1 से शुरू होकर वापस P1 तक ही आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व हो जाएगा, बंद पथ हो जाएगा। यहाँ से ये P1 और P2 है, लेकिन वो P2 यहाँ चलकर वापस यहीं आ जाए, यानी P1 P2 सेम बिंदु हो जाए, तो ये जो वक्र है C, इसको हम क्या कहेंगे, बंद वक्र कहेंगे। C एक सरल वक्र है, बंद वक्र है। तो C के चारों ओर समाकलन इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये जो इंटीग्रेशन है उसको यहाँ बीच में से अपन गोला बना देते हैं, तो ये जो C है और फिर नीचे C लिख देते हैं, तो ये इस C बंद पथ को बताता है, उसका साथ रेखा समाकलन को बताता है। तो कुछ भी नहीं करना है, हम इसके बीच में क्या करेंगे, ये गोला बना देते हैं। तो ये उस बंद पथ C के सापेक्ष उस सदिश क्षेत्र A का रेखा समाकलन कहलाता है। अब आगे लेंगे अपन सतह समाकलन, सरफेस इंटीग्रल। हम देखेंगे समाकलन तीन तरह के हैं, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है। रेखा समाकलन में वक्र आता है, सरफेस है, उसके साथ लेंगे समाकलन तो वो सतह समाकलन कहलाता है, सरफेस इंटीग्रल कहलाता है। तो देखते हैं यहाँ जो चित्र बना रखा है, इसमें माना कि सदिश A के क्षेत्र में, है ना, ये हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस ले ली, इसके अंदर सदिश क्षेत्र ए है, दो तरफ वाली एक सतह है जिसके निम्न चित्र 7:1 में प्रदर्शित है, तथा एन केप इकाई सदिश है जो अल्पांश क्षेत्रफल ds के अभिलंब धनात्मक दिशा में है। तो अल्पांश सतह ds से सदिश a के फ्लक्स का मान a के अभिलंबत्व घटक तथा अल्पांश क्षेत्रफल ds के गुणनफल के बराबर होगा। देखिए अब चित्र, इसको समझाता हूँ आपको। ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरह से ये जो वक्र था उसके चारों ओर आपने ये बेलनाकार वक्रीय पृष्ठ हो गया, जिसमें ऊपर ये अल्पांश क्षेत्रफल है ds, ठीक है, और उसके लंबवत सदिश है एन कैप। क्या है वो, पृष्ठ के लंबवत है एन कैप इकाई सदिश है जो ds के अभिलंबवत है और धनात्मक दिशा में है, यानी ऊपर की तरफ है। तो अल्पांश सतह ds से सदिश a के फ्लक्स का मान हम जानते हैं, और सदिश फ्लक्स आप पढ़ चुके हो, अभिलंब घटक तथा अल्पांश क्षेत्रफल ds के गुणनफल के बराबर होगा, a और ds के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात a कोस थीटा ds, यहाँ पे क्योंकि ये ds की दिशा है और a इधर है उसके लंबवत, तो दोनों एक ही दिशा में लेंगे तो उसका घटक बल रेखाओं को इधर कितने ले रही, तो कोस थीटा से और गुणा करेंगे, है ना। जिस दिशा में आप लेते हैं तो उसका घटक क्या कहलाता है, उसमें कोस थीटा से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हम कह सकते हैं थीटा केप और एन केप के बीच, थीटा केप थीटा दिशा में है a और वो एन केप दिशा में है, दोनों के बीच कोण थीटा है, इसलिए उसका उस दिशा में घटक क्या होगा, कोस थीटा से आप गुणा कर देंगे, और उसको आप a डॉट डी एस भी लिख सकते हैं। a डॉट बी ए बी कोस थीटा होता है, इसी तरह से a डॉट डी एस लिख सकते हैं, a डी एस कोस थीटा को। ठीक है। तो डी एस यहाँ पे सदिश अल्पांश क्षेत्रफल है और उसकी दिशा एन केप की दिशा में है। तो सदिश a का जो फ्लक्स है पृष्ठीय क्षेत्रफल s के साथ, उसको हम यहाँ 2 लिखेंगे, है ना। तो क्षेत्रफल है तो एक्स वाई तल हो जाएगा, वो सतह है, एक्स वाई तल है तो ये एक्स और वाई के साथ हो गया समाकलन 2 के साथ। यदि ये वाई जेड तल है तो वाई और जेड के साथ हो जाएगा। तो रेखा समाकलन को 1 से व्यक्त करते हैं, पृष्ठीय समाकलन को 2 से व्यक्त करते हैं, और आयतन समाकलन को हम देखेंगे 3 रेखा से व्यक्त करेंगे समाकलन को। तो यहाँ पे सदिश क्षेत्रफल ए का जो रेखा समाकलन है वो इस तरह से लिखेंगे, ds को आप एन केप उस दिशा में एकांक सदिश और उसका परिणाम ds इस तरह से लिखेंगे, और a डॉट ds को आप इस घटकों के रूप में तो आप लिख सकते हैं। और ये जो उपरोक्त संबंध सतह समाकलन का एक उदाहरण है, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, है ना, इंटीग्रल करके s नीचे लिख देंगे तो भी वो सरफेस इंटीग्रल को बताएगा। अब लेते हैं अपन आयतन समाकलन। आकाश में किसी बंद सतह की कल्पना करें, जैसे आयताकार षटफलक है या कोई गोला है, खोखला गोला है, उसकी जो बाहर की सतह है, ठीक है, उस बंद सतह की कल्पना करें जो आयतन बना रही है कैपिटल V, ठीक है, वो उसका घेरा हो गया। तो हम आयतन समाकलन को a और
डीवी के साथ करना है और डीवी अदिश राशि है तो सिंपल गुणा होगा, ए का डी के साथ ये सिंपल गुणा हो गया और उसके फिर 3 लाइनें खींच देंगे और नीचे वी लिख देंगे तो ये क्या कहलाएगा, आयतन समाकल कहलाएगा। तो आयतन समाकलन सदिश राशि का भी हो सकता है और अदिश राशि का भी हो सकता है, क्योंकि वी के साथ डीवी के साथ ले रहे हैं तो ये इस तरह से हम यहाँ पे आयतन समाकलन को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, 3 रेखा बनाकर। तो 3 आपने पढ़ा रेखा समाकलन, उसमें आपने देखा किसी भी सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या बताता है, बल को लेकर आपने विस्थापित के साथ एफ डॉट डी आर तो किए गए कार्य को समझाकर उसने बताया कि रेखा समाकलन का जो मान है सदिश क्षेत्र का वो क्या होता है, अदिश राशि होती है। इसी तरह से पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, पृष्ठ के साथ सतह के साथ उसका जो सतह समाकलन है वो बल रेखाओं की संख्या को बताता है, परिमाण को बताता है। और आयतन समाकलन में हमने इस तरह से किसी बंद सतह की कल्पना करनी होती है और उसका जो आयतन होता है v के साथ उसका समाकलन करते हैं तो सिंपल गुणा आता है और वो उस सदिश राशि के बराबर ही होता है। ठीक है, सिंपल गुणा कर लेंगे तो उसका समाकलन हमें देखना होगा। मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, वो यहाँ पे लागू होगी और तीनों रेखा समाकलन, पृष्ठीय समाकलन और आयतन समाकलन को हम फिजिक्स के अंदर भी कैसे काम में लेंगे वो हम आगे और डिटेल में जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में अगर तीनों की परिभाषाएँ आती हैं तो आपको उसी के अनुसार लिखना है। धन्यवाद।